जय हिंद दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल खाकी टाक में। मैं हूं आपका दोस्त, आपका भाई अनुज सिंह, लेकर आया हूं आपके लिए एक और इन्फॉर्मेटिव वीडियो। आरपीएफ एसआई का एग्ज़ाम की जो डेट है वो क्लियर हो गई है कि कब आपका एग्ज़ाम होने वाला है। बहुत से बच्चे तैयारियों में लगे हुए हैं ज़ोरों शोरों से, लेकिन कोई बात नहीं कर रहा आरपीएफ कांस्टेबल की। कांस्टेबल का भी एग्ज़ाम आपका बहुत ही जल्द होने वाला है। बिल्कुल अंतिम समय चल रहा है, ये मान के चलिए कि बिल्कुल अंतिम समय। कब आपका एग्ज़ाम होगा बिल्कुल क्लियर कट बताने वाला हूँ इसी वीडियो में। अच्छा, आपकी जो अंतिम समय की स्ट्रेटजी है वो क्या होनी चाहिए? बहुत से बच्चे अभी भी दुविधा में पड़े हुए हैं। रोज़ नई किताबें खरीद रहे हैं, रोज़ नया कोर्स खरीद रहे हैं, रोज़ नया जो है टॉपिक पढ़ रहे हैं। आपको ये बिल्कुल भी नहीं करना है। आपको नया इस समय कुछ पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आपने जितना पढ़ा है पिछले 6 महीने, 7 महीने, 8 महीने में, वो सफिशिएंट आपने पढ़ लिया है। आपको एक्स्ट्रा कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। इस समय फ़िलहाल के समय में आपको एक्स्ट्रा करने की ज़रूरत नहीं है। हाँ, अगर आप कुछ नया करना चाह रहे हैं तो बस आपको एक काम करना है कि जैसे सपोज दैट आप प्लेटफॉर्म ए पर मॉक टेस्ट कंटिन्यू लगाते आ रहे हैं और वहाँ आपका जो स्कोर बन रहा है वो 100 का बन रहा है। कितना बन रहा है? 100 का। तो अब आप अपने प्लेटफॉर्म ए को चेंज करके प्लेटफॉर्म बी या प्लेटफॉर्म सी पर शिफ्ट होइए। सी का मतलब किसी और कंपनी का या किसी और जो प्रोवाइडर है उनका आप मॉक टेस्ट लगाइए। वहाँ क्या होगा कि आपको नए नए क्वेश्चन देखने को मिलेंगे, नया नया पैटर्न देखने को मिलेगा। जब नए क्वेश्चन नए पैटर्न पे आप शिफ्ट होंगे तो आपको पता चलेगा कि एक्चुअल आपका स्कोर क्या है। सपोज दैट आपने ए प्लेटफॉर्म के खरीद रखे हैं, आपने लगभग 70-80 मॉक टेस्ट लगा डाले हैं और आपका स्कोर बन रहा है 95 to 100। तो यहाँ 100 अगर जिसका स्कोर बन रहा है वो कहीं ना कहीं कंपटीशन लेवल में आ चुका है और सिलेक्शन के चांसेस उसके 90% तक हो चुके हैं, अगर वो 100 स्कोर उसका आ रहा है। लेकिन अगर आप प्लेटफॉर्म बी पर शिफ्ट हो रहे हैं, प्लेटफॉर्म सी पर शिफ्ट हो रहे हैं, यहाँ भी आपका अगर 95 to 100 तक जा रहा है, 95 से 100 तक अगर जा रहा है तो ये मान के चलिए कि आपका सिलेक्शन होने से कोई नहीं रोक सकता है। लेकिन यहाँ पर आपको डिमोटिवेट होने की ज़रूरत नहीं है। बहुत से बच्चे अभी कहेंगे कि सर मेरा तो 80 आ रहा है, 85 आ रहा है, तो क्या मैं अभी तैयारी छोड़ दूँ? नहीं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना है। देखिए, इस एग्ज़ाम में जो एग्ज़ाम ये आपका होने वाला है, अभी फ़िलहाल एसआई का होने वाला है, तो एसआई में आपके सीपीओ एसआई के बच्चे और सीपीएफ के बच्चे, और दूसरा जो होता है जो अच्छी तैयारी कर रहे हैं बैंकिंग के भी बच्चे इस एग्ज़ाम में बैठने वाले हैं। जब सभी बच्चे इस एग्ज़ाम में बैठते हैं तो सभी का फिजिकल का जो लेवल है वो इतना अच्छा नहीं होता है। फिजिकल में कहीं ना कहीं सारे बच्चे आउट हो जाएंगे। तो आप ये मान के चलिए कि अगर आपका 90 प्लस स्कोर आ रहा है किसी भी प्लेटफॉर्म पे जाकर, अगर ऑफलाइन या ऑनलाइन कहीं से भी आप मॉक टेस्ट दे रहे हैं, अगर आपका 90 प्लस स्कोर आ रहा है तो ये मान के चलिए कि आप 100% सेफ जोन में हैं अभी भी। ठीक है, जैसा कि मैंने आपसे पहले बताया कि आपको नया कुछ नहीं पढ़ना है, मॉक टेस्ट आपको कंटिन्यू लगाना है और जो आप पढ़ चुके हैं बस उसी का रिवीजन आपको करना है। बाकी अभी नया पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। नया पढ़ने में आपको क्या नया पढ़ना है आप ये भी जान लीजिए। आपका जो 50 क्वेश्चन आने वाला है वो आने वाला है जीके और जीएस से। जीके जीएस का ये होगा 50 क्वेश्चन। इसी 50 क्वेश्चन से आपका सिलेक्शन होने वाला है। मैं दावे के साथ कह रहा हूँ कि यही 50 क्वेश्चन आपके सिलेक्शन दिलाएंगे। सिलेक्शन कैसे दिलाएंगे? इसमें से करंट अफेयर के कम से कम 6 से 10 क्वेश्चन, कम से कम 6 से 10 क्वेश्चन आपके पूछे जाएंगे करंट अफेयर के। करंट अफेयर आपको कंटिन्यू नया पढ़ना है, पुराना आपको नहीं पढ़ना। पुराना भी देखना है लेकिन नया आपको कंटिन्यू पढ़ते रहना। तो बस यही एक चीज़ है जो आपको नहीं पढ़नी है। अब आगे बात सुनिए। कम से कम आपको 8 से 10 क्वेश्चन, इसी 50 क्वेश्चन की बात कर रहा हूँ अभी मैं,
8 से 10 क्वेश्चन आपको ऐसे मिलेंगे जो आपने कभी ना सुना होगा, ना देखा होगा, ना जाना होगा। ये 8 से 10 क्वेश्चन जब आप पेपर लेके वहाँ बैठेंगे तब आपको पता चलेगा कि अरे ये तो कभी सुना ही नहीं मैंने इसके बारे में। वहीं 8 से 10 क्वेश्चन ऐसे रहेंगे जो बहुत कॉमन होंगे, बहुत नॉर्मल होंगे, आप कहेंगे कि अरे ये तो सभी कर लेंगे। लेकिन जो ये 8 से 10 क्वेश्चन करेगा, सिलेक्शन वही लेके जाएगा, वर्दी उसी के कंधे पर सजेगी 100%। तो आपको हमेशा करंट अफेयर नया पढ़ना है। जीके जीएस अगर आप पढ़ रहे हैं तो वो भी आप अपनी नॉलेज को अपग्रेड करते रहिए। दूसरा आता है मैथ्स। मैथ्स देखिए एक क्लियर कट कॉन्सेप्ट है मैथ का, कि अगर आपसे वर्गमूल या घनमूल या फिर आपसे जो है किसी भी पैटर्न के कोई भी क्वेश्चन अगर मैथ के पूछे जा रहे हैं तो एक सेट पैटर्न है मैथ का, उसी से पूछे जाएंगे। दूसरी जो गलती करेंगे लोग वो करेंगे रीजनिंग में। रीजनिंग ऐसा सब्जेक्ट है कि अभी भी बहुत सारे बच्चों के मन में ये रहता है कि रीजनिंग तो बहुत सिंपल है, इसको तो मैं कभी भी कहीं भी कर दूंगा, सॉल्व कर दूंगा। सॉल्व तो सभी कर लेंगे, रीजनिंग तो सॉल्व सभी करेंगे। मैं इस बात को डिनाई नहीं करता हूँ कि कोई रीजनिंग सॉल्व नहीं कर पाएगा, लेकिन एक क्वेश्चन को सॉल्व करने में अगर आप 1 मिनट ले रहे हैं और वही बी उसी क्वेश्चन को सॉल्व करने में केवल 30 सेकंड ले रहा है, कितना, 1 मिनट और 30 सेकंड, तो सिलेक्शन आपका होगा कि आपका होगा? आपको ये तय करना है कि सिलेक्शन किसका होगा, जो 1 मिनट ले रहा है, जो या 30 सेकंड ले रहा है। रीजनिंग में भी आपसे कम से कम 5 क्वेश्चन ऐसे पूछे जाएंगे जो आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग नहीं रहेंगे, पहली बार आपको देखने को मिलेंगे, क्योंकि लंबे अंतराल के बाद ये वैकेंसी आई है, बहुत लंबे समय के बाद ये वैकेंसी आई है। किसी भी स्टेट का एसआई या किसी भी स्टेट के कांस्टेबल से बेटर देन ये वैकेंसी है आरपीएफ, एसआई और कांस्टेबल की। बहुत ही हैक्टिक शेड्यूल रहता है स्टेट पुलिस का, बहुत ही हैक्टिक शेड्यूल रहता है आरपीएफ, सीआईएसएफ, बीएसएफ, आईटीबीपी, इन सभी के ऊपर ओवर बर्डन है, चाहे वो एसआई हो चाहे कांस्टेबल हो। लेकिन यहाँ आपकी जो ड्यूटी आवर है वो बिल्कुल फिक्स है, कितनी, 8 घंटे। 8 घंटे के बाद आपसे कोई पूछेगा नहीं कि आप कहाँ हैं, कहाँ नहीं है, क्या कर रहे हैं, क्या नहीं कर रहे हैं, सब कुछ फिक्स है। आपके ड्यूटी का समय, भले ही आपकी ड्यूटी मॉर्निंग से इवनिंग हो जाए वो अलग की बात है, लेकिन रहेगी आपकी हमेशा 8 घंटे ड्यूटी। बहुत से बिल्कुल पजल्ड हो चुके हैं लोग सब इंस्पेक्टर की और कांस्टेबल की नौकरी कर करके स्टेट में। आप पूछिए 12-12, 13-13, 14-14 घंटे तक नौकरी कराई जा रही है उनसे। लेकिन आरपीएफ की जो वैकेंसी है, आरपीएफ की जो नौकरी है, बिल्कुल सेट पैटर्न है आपका 8 घंटे का। तो स्टेट में जो अभी प्रेजेंट टाइम में जो वर्क कर रहे हैं, फिर वो चाहे एसआई हो चाहे कांस्टेबल हो, वो भी इसका फॉर्म फिल किए हुए हैं कि मुझे आरपीएफ की नौकरी मिल जाए, क्योंकि ड्यूटी आवर फिक्स है और दूसरा क्या है, सैलरी टाइम टू टाइम सैलरी मिलनी है। जितने भी केंद्र सरकार के भत्ते हैं वो सारे मिलने हैं, आवास की फैसिलिटी, ट्रेन की फैसिलिटी, सारी सुविधाएं आपको यहाँ देखने को मिलेगी। तो क्यों ना इसी को किया जाए, ठीक है। तो आपका जो इस बार का पेपर रहेगा वो नॉर्मल नहीं रहेगा, मॉडरेट नहीं रहेगा, अपर लेवल, हायर लेवल का आपका पेपर आने वाला है, क्योंकि कई सालों बाद जब ये वैकेंसी आई है तो कंपटीशन भी बड़ा रहेगा और लोगों ने फॉर्म भी ज़्यादा फिल किए हैं। तो रीजनिंग पे आपको विशेष ध्यान देना है, रीजनिंग आपको हमेशा पढ़नी है, उसको आपको छोड़ना नहीं है। अगर जो ये समझ के रीजनिंग छोड़ देगा कि चलो 1-2 बार हमने कर लिया, बाकी अब हम वहीं करेंगे, तो वहाँ आप कुछ नहीं कर पाएंगे। ये आप लिख कर ले लीजिए, ठीक है। दूसरी जो मैं बात करने जा रहा था, खासकर अपनी बच्चियों के लिए, गर्ल्स के लिए, जिस बेटी ने अगर अपना एग्ज़ाम क्लियर कर लिया, एग्ज़ाम उसका क्लियर हो गया, मेरिट में वो आ गई और उसने अपना फिजिकल निकाल लिया, फिजिकल अगर निकाल लिया तो 100% ये मान के लिख लीजिए कि उसका सिलेक्शन हो गया। जो बच्ची एग्ज़ाम निकाल ले और फिजिकल अपना क्लियर कर ले, अगर उसका सिलेक्शन ना हो तो मुझे एक बार कमेंट करके बता देगी और मुझे ये बताएगी कि सर मैंने एग्ज़ाम भी क्लियर किया, फिजिकल भी क्लियर किया और मेरा नहीं हुआ।
हाँ, यहाँ पर एक क्लॉज ये है कि उसको कोई मेडिकल डिजीज़ नहीं होनी चाहिए। जैसे कि कलर ब्लाइंडनेस, आँखों में जो दिक्कत होती है, आपका B1 कैटेगरी का मेडिकल होगा यहाँ पर, B1 कैटेगरी होगा। लेकिन अभी भी बच्चों के मन में ये डाउट है कि वो स्पेक्स लगाते हैं, चश्मा अभी लगा रहे हैं। तो चश्मे के बारे में क्लियर एंड कट यहाँ B1 कैटेगरी के मेडिकल में तो बताया गया है कि आपके आँखों का जो पावर है वो इतने बाई इतने का होना चाहिए। लेकिन जो इस बार का नोटिफिकेशन है उसमें भी बता दिया गया है कि आपका चश्मा अलाउ नहीं है, किसी भी कंडीशन में आप चश्मा नहीं पहन सकते हैं। तो बस मेडिकल डिजीज़ अगर आपके पास नहीं है, फ्लैट फिट नहीं है, नॉकनी नहीं है, एल्बो नी नहीं है, अगर आपका स्पेक्स नहीं लगाते हैं, कानों में दिक्कत नहीं है, मतलब मेडिकली अगर आप फिट है तो 100% आपका सिलेक्शन यहाँ पर होने वाला है। अब जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट बात है लास्ट में, वो भी मैं आपसे बता ही दूँ कि आपको तुक्का नहीं मारना है। बहुत से बच्चे क्या होते हैं कि अभी भी तुक्का मारते हैं। मॉक टेस्ट दे रहे हैं, स्पीड टेस्ट दे रहे हैं, स्पीड टेस्ट में उनको लगा कि अरे इसका ए नहीं सी हो सकता है, कंफर्म नहीं है वो, ना ए के लिए कंफर्म ना सी के लिए, उन्होंने सी मार दिया, चलो सी हो गया। जब उन्होंने देखा तो सी गलत है। तो ये आदत आपकी बनी रहेगी, हमेशा के लिए बनी रहेगी। आपके अंदर एक ऐसी मेमोरी जनरेट हो जाएगी कि आपको तुक्का लगाने की आदत पड़ जाएगी। तो आपको तुक्का लगाना ही नहीं है, फिर चाहे आप मॉक टेस्ट दे रहे हो या स्पीड टेस्ट दे रहे हो या घर पर प्रैक्टिस कर रहे हो, आपको अभी कुछ नहीं करना। एग्ज़ाम में भले ही आप कुछ कर सकते हैं लेकिन वहाँ भी नेगेटिव मार्किंग है, वहाँ भी आप फंसेंगे। तो आपको तुक्का कतई नहीं लगाना है। और जो क्वेश्चंस आपके गलत हो रहे हैं स्पीड टेस्ट में, मॉक टेस्ट में, उन क्वेश्चंस के ऊपर आपको ज़्यादा ध्यान देना है, उस पर ज़्यादा फोकस आपको बनाना है। वो चीज़ें अगर आपकी क्लियर हो गई, जो आपका कमज़ोर पॉइंट है अगर वो क्लियर हो गए, कमज़ोर को छोड़कर, अगर आप समझ रहे हैं कि ये कमज़ोर है इसको हम छोड़ देंगे बाद में करेंगे, तो आप नहीं कर पाएंगे। अपने कमज़ोर पॉइंट को अगर आपने स्ट्रॉन्ग किया तो आपका सिलेक्शन होगा। स्ट्रॉन्ग तो आपका ऑलरेडी स्ट्रॉन्ग है ही है, ठीक है। तो ये सब बातें थी आपको बताने के लिए। अब हम बात करते हैं कि आपका जो एग्ज़ाम होगा वो कब से होगा। तो ये मान के चलिए कि जनवरी से आपका एग्ज़ाम चालू हो जाएगा आरपीएफ कांस्टेबल का। 100% 100% ये सही है कि जनवरी से आपका एग्ज़ाम चालू हो जाएगा। तो इसके लिए कमर कस लीजिए, तैयारियों को बूस्टर स्पीड में डाल दीजिए, और एक सिलेक्शन, एक वर्दी, एक नारा, ये वर्दी होगी हमारी, ऐसा अगर आप सोच के चलेंगे तो सिलेक्शन ले पाएंगे। इससे रिलेटेड अगर आपके पास कोई सवाल बन रहे हैं तो बेशक मुझे कमेंट कर दीजिएगा। और अगर चैनल पे पहली बार आ रहे हैं आप तो चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक कर लीजिए। चलिए मिलते हैं एक और इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ, तब तक आप सभी को जय हिंद, जय भारत।